हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। यह है लेक्चर नंबर 4 और हम परफॉर्म कर रहे हैं आरबीएससी अनसॉल्व टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल। हम अभी चैप्टर नंबर 1 में हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र अकॉर्डिंग टू आरबीएससी। तो यहाँ हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने 1 to 10 न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लिए हैं और आज हम 11 to 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। Name the experiment with which the quantum nature of charge was established। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। तो पहले बात ये समझिए कि विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अगर हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र करना है और मिनिमम कम से कम हम चाहते हैं कि जितना कम से कम हो सके उतना चार्ज ट्रांसफ़र हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज ही नेचर में सबसे मिनिमम चार्ज है, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू उस फिज़िकल क्वांटिटी की क्वांटम वैल्यू होती है। जैसे एनर्जी की सबसे छोटी वैल्यू होती है एनर्जी क्वांटम, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होगी क्वांटम ऑफ चार्ज। तो ये बात आपको समझ में आई। क्वांटम का मतलब क्या होता है, उस फिज़िकल क्वांटिटी की, उस भौतिक राशि की सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा, क्वांटम नेचर का ये भी मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से। वो था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए। इस तरह से माइक्रोस्कोप से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जाती है यूनिफॉर्म। माइक्रोस्कोप से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया जाता है और यहाँ से ऑयल को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो ये एक सेटअप रहता है जिससे मिलिकन ने पता लगाया कि चार्ज का जो नेचर होता है वो होता है क्वांटम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो हमने नोट्स में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, -q + q और जो बीच की डिस्टेंस होती है वो l होती है। तो ये एक सिस्टम है दो चार्जेस का। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज which have equal and opposite charges and distance between both charges is very small। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको पता होगा कि 2 चार्जेस का सिस्टम होता है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और एक शर्त होती है, कंडीशन, कि दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2 आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है और चिन्ह विपरीत होने चाहिए और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बहुत अल्प होनी चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = Q डॉट, अगर आपने -q और +q के बीच की डिस्टेंस को L लिया है तो यहाँ पर हम L लेंगे। अगर आपने -q और +q के बीच की डिस्टेंस को 2L लिया है तो हम यहाँ पर 2L कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम -q 2 चार्जेस की बीच की डिस्टेंस को यहाँ लेते हैं। कई डेरिवेशन में हमने थोड़ा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2L लिया था क्योंकि हमें जो डिस्टेंस है वो हाफ करनी होती है, तो ताकि हम L और L ले लें। आप L लो चाहे 2L लो, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपकी जो मर्जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P विच इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between the both charge। Electric dipole moment is defined as the product of magnitude of charge and distance between both charge। हिंदी में बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, राइट द कंडीशन फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल।
आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्तें लिखिए। देखिए जो हमारे आरबीएससी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे वो 1 से 13 क्वेश्चन होंगे। स्टार्टिंग में आपके 1 से 13 क्वेश्चन ही वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जो 13 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के आएंगे आपके पास 13 मार्क्स के। तो ये 13 नंबर 13 मार्क्स में बहुत मार्क्स कट जाते हैं। जैसे अपन सब पढ़ के गए हैं, हम सब नोट्स पढ़ के गए हैं, हम सब पढ़ के गए हैं, लेकिन वहाँ पर हम फंस जाते हैं इतनी छोटे छोटे क्वेश्चंस में कि राइट द कंडीशन फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम आंसर तो देते हैं लेकिन हम उसका सटीक आंसर नहीं देते, तो एक नंबर से भी हमारा आधा नंबर कट जाता है। तो इन बातों पे अपन ध्यान देना है कि जो हमारे स्टार्टिंग के 1 to 13 क्वेश्चन है उनको हम ढंग से करें, अच्छी तरह से करें। और मैं जितने भी आपके आरबीसी के क्वेश्चन होंगे आगे चैप्टर वाइज मैं आपको परफॉर्म कराता रहूँगा। अब देखिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। राइट द कंडीशन फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है, जैसे ये डायपोल बनाते हैं हम यहाँ पर, जिसकी चार्ज की वैल्यू तो इन्फिनिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आइडियल का मतलब होता है कि चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कितना होता है? इन्फिनिटी। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है जिसका चार्ज तो मैक्सिमम हो या टेंस टू इन्फिनिटी हो, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो -q + q के बीच की डिस्टेंस वो टेंस टू 0 हो, मतलब बहुत ही कम हो। समझ में आई बात? हिंदी में आदर्श विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या आदर्श विद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें आवेश का मान तो अनंत की ओर अग्रसर होता है, आवेश का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है, और दोनों आवेशों के मध्य जो विस्थापन होता है वो 0 की ओर अग्रसर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंस टू 0 है, डिस्प्लेसमेंट टेंस टू 0 एंड चार्ज टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये है हमारे आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकल विच हैज़ 0 रेस्ट मास विच हैज़ द, यही नहीं है ये द, विच हैज़ 0 रेस्ट मास। इसको कोई ध्यान मत दो इस पर, ये ऐसे ही है, कुछ मतलब नहीं है इसका। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकल विच हैज़ 0 रेस्ट मास एंड 0 चार्ज। ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है तथा वह अनावेशित होता है। ये देखिए एक बात यहाँ पर आती है, 0 रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। 0 रेस्ट मास क्या होता है? जैसे ये पार्टिकल है और ये कभी रेस्ट में रहता ही नहीं है, क्योंकि लाइट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं फोटोन। ये आपको देखो डायग्राम दिख रहा है। लाइट एक एनर्जी है और वो एनर्जी एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी है जिनको हम बोलते हैं फोटोन्स। आपने नाम सुना भी होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। नहीं पता तो ऑप्टिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे सॉरी। तो जो लाइट होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से मिलकर बनती है और उन एनर्जी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन्स। और फोटोन्स कभी रेस्ट में नहीं रहते, हमेशा मोशन करते हैं, रेस्ट में नहीं रहते। तो रेस्ट में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फोटोन की रेस्ट में कोई अस्तित्व नहीं है, फोटोन का विराम में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। इसका मतलब ये हमेशा किस में रहता है? ये हमेशा मोशन में ही रहता है। ओके, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये अनावेशित भी होता है। तो फोटोन एक ऐसा कण है जिसका रेस्ट मास 0 है और वो अनचार्ज है, विराम द्रव्यमान 0 है और वो अनावेशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर द वैल्यू ऑफ के, ऑन व्हाट फैक्टर कर लेना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स इन द एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू 1/4πε0 फॉर कूलम्स लॉ। नियतांक के इक्वल्स टू 1/4πε0 का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो वैसे ये जो वैल्यू है आपको पता है, आपने जो नोट्स पढ़ रखे हैं, चैप्टर पढ़ रखा है आपने, तो ये जो वैल्यू है ये के की वैल्यू है फॉर वैक्यूम। तो ये कह रहा है कि भाई के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वैक्यूम के लिए तो देखो के की वैल्यू 9 × 10⁹ फिक्स होती है। तो अगर हम लिखेंगे फॉर वैक्यूम, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे फॉर वैक्यूम
इट्स वैल्यू इज़ फिक्स एंड कॉन्स्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बेटा, ये वैक्यूम में कांस्टेंट है, लेकिन कितनी 9 × 10⁹। लेकिन अगर हम दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखना नोट्स बनाने के लिए, फॉर वैक्यूम इट्स वैल्यू इज़ कांस्टेंट, निर्वात के लिए इसका मान नियत है। लेकिन अन्य माध्यम के लिए, फॉर एनी अनदर मीडियम, इट्स वैल्यू इज़ k = 1/4πε0 इट्स वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर जो ε है वो क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसको हम पराविद्युतांक बोलते हैं, हिंदी में सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, और ये निर्भर करता है माध्यम पर और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर। लेकिन अगर हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, हम अगर सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट चेंज करते हैं, जैसे हम लेते हैं सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, ये जो k की वैल्यू में आपको मैंने बताई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ये जो वैल्यू थी ये SI यूनिट के लिए थी k की वैल्यू, और साथ में मीडियम वैक्यूम होना चाहिए। लेकिन अगर हम वैक्यूम मीडियम के लिए CGS की बात करें तो SI के लिए वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। अगर हम CGS की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1, किस में, वैक्यूम में। तो CGS में इसकी वैल्यू 1 रहती है वैक्यूम के लिए, और यूनिट क्या बन जाएगी उसकी, कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, तो CGS से बन जाएगी, न्यूटन की जगह आता है डाइन, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम की जगह आ जाएगा स्टेट कूलम स्क्वायर। समझ में आई बात, यूनिट बन जाएगी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में स्टेट कूलम स्क्वायर। ये भी अपन ने लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं आगे। तो आप अब बेसिकली कि k की वैल्यू किन पर डिपेंड करती है, आपको क्लियर हो गया, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मीडियम बदलेगा तो ε बदलेगा, और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बदलेगा तो k की वैल्यूज़ बदलेगी, क्योंकि इसकी SI में वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, और CGS में इसकी वैल्यू होती है 1। तो मेजरमेंट पर और नेचर ऑफ मीडियम पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात आती है, राइट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस 7n14। ये जो है 7n14, यहाँ पर आप हिंदी में देखिए, थोड़ा अच्छा तरह दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश का मान कूलम में लिखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको ये पता होगा कि ये जो जैसे 7n14 लिखा हुआ है, तो ये जो 7 होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है, और इसका मतलब होता है कि उस न्यूक्लियस में, उस नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 7, तो जो भी नीचे एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब उस न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कितना चार्ज आएगा न्यूक्लियस के पास, तो कितने प्रोटॉन हैं 7, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है E, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 7E। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपने देख लिया 7E चार्ज आएगा, और E की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.6 10⁻⁻⁹ तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा 11.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट है, ऑन रबिंग एन एबोनाइट रोड विद ए फर इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज, वाई। एबोनाइट छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है, क्योंकि एबोनाइट छड़ जो है, एबोनाइट रोड जो है वो हार्ड प्लास्टिक, एक तरह से हम कह सकते हैं, एबोनाइट मतलब हार्ड प्लास्टिक, टफ प्लास्टिक होता है, और इसको हम जैसे ही फर से रब करते हैं तो फर के इलेक्ट्रॉन, जैसे ये फर है और ये एबोनाइट रोड है, तो जैसे ही हम फर से रब करेंगे तो फर से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रोड पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस पर आए, एबोनाइट रोड पर, तो एबोनाइट रोड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और फर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन इन फर आर टाइड वीकली। फर पर इलेक्ट्रॉन वीकली टाइड थे, तभी तो वो ट्रांसफ़र हो गए एबोनाइट छड़ पर। देन द एबोनाइट, so that on rubbing the ebonite rod to fur the electron are transferred from fur to ebonite। इलेक्ट्रॉन
फर से एबोनाइट पे ट्रांसफ़र हो गई। ये बहुत इजी है, सबको ये पता होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्योंकि फर पर इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं, इसलिए एबोनाइट छड़ से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन फर से एबोनाइट छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द CGS एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। आवेश के CGS तथा SI मात्रकों के नाम लिखिए, इनके मध्य क्या संबंध है। तो आपको पता है चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम और चार्ज की CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम, और इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है। ऐसे क्वेश्चन आप याद रखो, रिलेशन याद रखो, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, जब भी फिजिक्स में किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा हो, समझ गए, किसी भी वस्तु पर कुल बल 0 लग रहा हो, नेट फोर्स 0 लग रहा हो, तब हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है, हम कहेंगे वो साम्यावस्था में है। समझ गए बात। कोई भी डिवाइस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो आप क्या कह दोगे, इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की भी बात हो रही है, स्थायी साम्यावस्था। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम से समझाते हैं इसको, आराम से देखिए। ये देखिए, तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल पड़ा है, ये डायपोल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब दोनों के बीच में P अगर हम देखें, टॉर्क कितना लगेगा, P वेक्टर डायपोल मोमेंट, E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P sin थीटा। तो टॉर्क कितना लगा, 0। फोर्स 0 लगता है, ये बात हमने डिस्कस भी कर ली। तो टॉर्क भी 0 लग रहा है। तो हम ये बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स और टॉर्क दोनों ही नहीं लग रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में। लेकिन बात आती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को समझने के लिए, अभी तक आपको इतना समझ में आ गया, क्योंकि टॉर्क भी कितना लग रहा है, 0, और फोर्स भी 0, तो ये इक्विलिब्रियम में। अब स्टेबल की बात करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने इस डायपोल को पकड़कर ऐसे इंक्लाइंड कर दिया, ये डायपोल मोमेंट है, समझ गए। इसको पकड़कर यूं ऐसे मोड़ दिया, घुमा दिया थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से। ये देखो, फिर से बनाते हैं, मैंने ऐसे घुमा दिया किसी एंगल से डायपोल, ये हो गया P वेक्टर। यहाँ -Q है आपका और यहाँ +Q है आपका। एक मिनट, ये +Q, ये मतलब डायपोल आपको मैंने रोटेट कर दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इस पर टॉर्क लगाएगा और ये फिर से रोटेट होकर इस पोजीशन में आ जाएगा। और अगर मैं डायपोल को रोटेट करके यहाँ कर दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फिर से टॉर्क लगाएगा और इसको घुमाकर फिर से इसी पोजीशन में ला देगा। इसका मतलब अगर मैं डायपोल को किसी भी पोजीशन में रोटेट करूं तो वो घूमकर फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये इसकी स्टेबल पोजीशन है, मतलब कहीं भी होता है तो उसके बाद ये यहाँ आएगा फोर्स टॉर्क लगने के बाद। समझ में आई बात। इसका मतलब ये इसी पोजीशन में आता है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। जैसे डायपोल ऐसे रखा हुआ होता, अभी इस तरह से है ना, ऐसे रखा हुआ होता, इसका मतलब डायपोल मोमेंट इधर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर।
तो इस केस में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री लग रहा है तो साइन 180 डिग्री कितना होता है 0। इस केस में भी टॉर्क कितना लग रहा है 0, इस केस में भी फोर्स कितना लग रहा है 0। लेकिन ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्यों है? क्योंकि समझिए इसको, क्योंकि इस बार डाइपोल कैसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, मान लो मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगा और इसको ऐसे कर देगा। तो क्या ये इस डायरेक्शन में वापस आ पाया? ये इसकी स्टेबल डायरेक्शन है, मतलब अगर ये ऐसे पड़ा है तो इस पर टॉर्क 0 लग रहा है, फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो ये फिर से इसी पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब ये वाली कौन सी इसकी पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और ये वाली कौन सी है अनस्टेबल, क्योंकि ये इस स्टेज में लगातार इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। समझ में आई? इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। और इनिशियली जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 19। क्वेश्चन नंबर 20 भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? तो आंसर है 0। पता लग गया कैसे? अभी हमने डिस्कस किया, नोट्स में भी बताया आपको, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो नेट फोर्स 0 लगता है, लेकिन टॉर्क लगता है P sin थीटा। तो ये हमारे हो गए हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला है व्हाट इज़ मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। घर्षण विद्युत से क्या तात्पर्य है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। घर्षण विद्युत ये भी हमारे लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है और आगे आपको नोट्स भी जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जब भी हम दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, और इस तरह से जो चार्ज डेवलप होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इस तरह से जो चार्ज डेवलप होता है, बॉडी चार्ज होती है, इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित होते हैं, और वो घर्षण के कारण आवेश स्थानांतरित हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम घर्षण वैद्युत। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पूछ रहा है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम के नियम का कथन लिखिए। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कूलाम्स लॉ है, कूलाम के नियम का कथन है, आपको पता है, नोट्स में लेक्चर में मिल जाएगा। नोट्स में देखिए एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी आपको लेक्चर में नोट्स में मिलेगा, इस यहाँ पे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। राइट द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेज, ये भी नोट्स, और मतलब बहुत इजी टॉपिक है यार ये। अब ये डिस्कस यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि फिर तो वही लेक्चर ही हो गए, यहाँ पे एक एक टॉपिक डिस्कस नहीं होगा बेटा। मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि आपको भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि आपने ये नोट्स बना रखे हैं, तो फिर इसको नोट करने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है। जो भी डिफरेंट होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, जो भी डिफरेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। जो नोट्स में अवेलेबल है, हमने लेक्चर में इतनी बार डिस्कस किया है, वो आप वापस यहाँ पे डिस्कस करना का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज 0। व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हिंदी में देखो ये क्वेश्चन। दो बिंदु आवेशों के मध्य उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इससे आप आवेशों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। ये कह रहा है दो बिंदु आवेशों, एक Q1 ले लेते हैं और एक Q2 ले लेते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। समझ में आई बात, दो चार्ज हैं और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब ये चार्ज
के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, दोनों चार्ज का जो नेचर होगा वो रिपल्शन होगा, भी रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों चार्ज की जो नेचर होगा वो सेम होगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। हम कह सकते हैं देयर इज़ रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है और उन पर आवेश की प्रकृति समान है, एंड दे हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज, दोनों के पास पॉजिटिव है या दोनों के पास नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पहले हिंदी में रीड कर लेते हैं। एक इकाई ऋणावेशित आयन तथा एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव में विराम से गतिमान किए जाते हैं। क्या है, एक तो आवेशित आयन है और एक इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव में विराम से गतिमान किए जाते हैं। इन दोनों में से कौन सा कण तीव्र गति से चलेगा और क्यों? इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं इसको। ए सिंगली चार्ज यूनिट भी बोल सकते हैं इसको। ए सिंगल चार्ज नेगेटिव आयन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू मूव फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ देम विल मूव फास्टर एंड वाई? ओके, तो देखिए फास्टर कौन तेज कर चलेगा, तो तेज फास्टर के लिए हम कौन सी क्वांटिटी यूज़ करते हैं? तो आंसर है एसेलरेशन, त्वरण। कोई चीज़ तेज है या नहीं है, धीरे है, उससे हम किससे पता लगाते हैं? वेलोसिटी से नहीं पता लगाते, त्वरण, एसेलरेशन, क्योंकि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही, तो हम एसेलरेशन से इस बात का पता लगाते हैं। एसेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? F/m। ये कह रहा है एक तो सॉरी ये कह रहा है एक तो चार्ज है नेगेटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। अब कौन तेज चलेगा? तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव आयन है उस पर भी चार्ज कितना है? सिंगल नेगेटिव आयन चार्ज है उस पर, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो F का मतलब कितनी होती है बेटा? यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट को, यहाँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। A इक्वल टू कितना पढ़ लिया? F/m। F की वैल्यू कितनी है आपको पता है, याद होगी, QE/m। क्या होती है F की वैल्यू? QE/m। एक कौन है? नेगेटिव चार्ज, तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, मतलब उस पर चार्ज कितना? E बाय उसका मास। ठीक है, ये आगे दोनों के लिए। लेकिन अब जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, उसका मास कुछ ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन, अब एक कौन, दूसरा पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हम m ही ले लेते हैं। किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, उससे छोटा पार्टिकल होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का मास, ऊपर वाली टर्म तो देखो सेम है दोनों के लिए क्योंकि चार्ज सेम है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे मास बहुत ही कम है, और मास नीचे डिवाइड वाली क्वांटिटी अगर कम होती है, डिनोमिनेटर अगर कम होता है, तो ये एसेलेरेशन अपने आप ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए एसेलेरेशन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कौन तेज चलेगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवेश संरक्षण का नियम समझाइए। नोट्स में डिस्कस है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नोट्स में डिस्कस है। डिफाइन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी? एप्सिलॉन r, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है F/Fm, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। ये भी होती है इसकी वैल्यू, एक ये भी होती है। एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये भी वैल्यू होती है, दोनों होती है। ठीक है, ये दोनों होती है। ये है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिफाइन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी धात्विक गोले को बिना स्पर्श किए आप किस प्रकार धनावेशित कर सकते हैं? हाउ कैन ए मेटेलिक स्फीयर कैन बी चार्ज विदाउट टचिंग इट? बेटा बिना टच किए हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है प्रेरण से, इंडक्शन से। तो हमने फिजिक्स में स्टार्टिंग में मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरह के होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हिंदी में बोलेंगे
चालन के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो ये प्रेरण के द्वारा आवेशन से हम बिना संपर्क किए किसी दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। बाय इंडक्शन हम बिना कांटेक्ट हुए दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर हम 10 कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। अगली क्लास में हम 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और देख लेंगे और साथ में इसके अब न्यूमेरिकल जो हैं, बड़े न्यूमेरिकल हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से ही।